हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 22 पंचायती राज। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों के गठन का दायित्व राज्यों को सौंपा गया है। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। सन 1977 में पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। रिपोर्ट के अनुसार निम्न स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया गया। सन 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन कर पंचायती राज व्यवस्था की जांच करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने तथा पंचायती राज के नियमित चुनाव कराने पर बल दिया। साथ ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव भी दिया। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा भाग 9 क शामिल किए गए। भाग 9 पंचायतों से तथा भाग 9 क नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क 243 अण तक के अनुच्छेद हैं। भाग 9 क के अंतर्गत अनुच्छेद 243 तय से अनुच्छेद 243 यह 6 तक के अनुच्छेद हैं। 73वां संविधान संशोधन। संविधान के 73वें संशोधन 1992 के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है तथा यथा ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर तथा जिला स्तर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में लागू करने का प्रावधान है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को प्रखंड स्तर पर व्यवस्था नहीं करने की छूट प्रदान की गई है। पंचायत के लिए कुल स्थान के 1/3 भाग पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से उनकी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। पंचायतों के विघटन हो जाने की स्थिति में 6 माह की अवधि में मतदान करने आवश्यक हैं। समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पहले विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, किंतु बची हुई अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति पंचायतों के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। केवल एक अंतर है, राज्य विधानमंडल के लिए विहित आयु 25 वर्ष है, जबकि पंचायत का सदस्य 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी बन सकता है। यदि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई सदस्य निर्धनता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। राज्य कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को कर आरोपण तथा वसूली का अधिकार प्रदान कर सकता है। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का भी प्रावधान है। इस निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 4 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी इस चुनाव अनुसूची में निम्नलिखित 29 विषयों का समावेश है जिन पर पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया गया है। क कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार शामिल है। ख भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी शामिल है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं, परिवार कल्याण, महिलाओं और बाल विकास, समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण शामिल है, दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। 74वां संशोधन अधिनियम। सन 1993 से प्रभावी 74वें संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। यह अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ। नगर पालिकाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरों के लिए नगर परिषद तथा बड़े नगरों के लिए नगर निगम।
यदि कोई ऐसा नगर क्षेत्र है जहां कोई औद्योगिक स्थापन नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रहा है या इस प्रकार प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, तो क्षेत्र का विस्तार और अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात राज्यपाल उसे औद्योगिक नगर घोषित कर सकेगा। ऐसे क्षेत्र के लिए नगरपालिका गठित करना आज्ञापक नहीं होगा। नगरपालिका के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिका में निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य, वार्ड समितियों के अध्यक्ष। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र में आने वाले 2 या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। नगरपालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण का भी प्रावधान है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसका विघटन इस अवधि के पूर्व भी किया जा सकता है। विघटन की स्थिति में चुनाव 6 माह की अवधि में कराना अनिवार्य है। विघटन के पश्चात गठित नगरपालिका शेष अवधि के लिए होगी, किंतु यदि शेष अवधि 6 मास से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। पंचायती राज व्यवस्था की सीमाएं। संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं। राज्य सरकारों ने उन्हें सीमित शक्तियों का ही स्थानांतरण किया है। पंचायती राज संस्थाओं के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। उन्हें कर लगाने की शक्ति नगण्य है। संसाधनों के स्थानांतरण में राज्य वित्त आयोग की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं रही है। पंचायत की गतिविधियों पर प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण अब भी बना हुआ है। ये पंचायतों का सही ढंग से काम नहीं करने देते। इस कारण ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने में बहुत कम सफलता मिली है। इस कारण राजनीतिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया भी बहुत धीमी रही है। गाँव में साक्षरता की अभी भी कमी है। अधिकांश जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। स्थानीय प्रशासन में उनकी भूमिका बढ़े, इसके लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था की कमियों को दूर करने के उपाय। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को काम पहले की तरह अब सरल नहीं रह गया है। इन संस्थाओं का काम अधिक पेचीदा और जटिल है। इन संस्थाओं के सदस्य प्रशिक्षण के बिना अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से नहीं निभा सकते और न ही उचित फैसले कर सकते हैं। अज्ञानता के कारण वे अपने ही कर्मचारियों और सरकार के अफसरों की कठपुतली बन जाते हैं। यह स्वस्थ स्थानीय स्वशासन के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि अराजकीय और राजकीय कर्मचारियों को स्थानीय स्वशासन के संचालन का अधिक प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा के द्वारा ही लोगों को अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान होता है। वे गांव समाज के प्रति जिम्मेदारी से अवगत होते हैं। इसलिए ग्रामीण लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ग्राम सभा के अधिवेशन समयानुसार बुलाए जाने चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव भी नियमित रूप से होने चाहिए। पंचायतें अपना कार्य सुचारू ढंग से कर सकें और ग्रामीण विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को कार्य रूप दे सकें। इसके लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लोगों की वास्तविक स्वशासन की संस्था बन सके तथा ग्रामीणों की उसमें भागीदारी संभव हो सके। इसके लिए यह जरूरी है कि इन संस्थाओं को राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का एक अंग बना दिया गया है। इससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। इसके पहले पंचायतों का गठन राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा होता था। इनका कामकाज भी संतोषजनक नहीं था। चुनाव भी नियमित तौर पर नहीं होते थे। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को मनमाने तौर पर भंग कर दिया जाता था। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायतों की संरचना स्पष्ट हो गई। निर्वाचन भी नियमित तौर पर होने लगे हैं। समाज के कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए। इससे कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को भी महत्ता प्रदान की गई। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ग्राम सभा में गाँव के सभी वयस्क शामिल होते हैं। इससे पंचायत के कामकाज में जनता की सहभागिता बढ़ी है। जनता भी पंचायत के कामकाज में रुचि लेने लगी है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।